अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है आपको सही? यस मैम, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम।
आवाज क्लियर है? बिल्कुल आपको आवाज आ रही है? Yes, ma'am. अच्छा, आज हम इफेक्ट पढ़ेंगे कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, जिसे सिनर्जिज्म कहते हैं। When the action of one drug is facilitated or increased by other, they are said to be synergistic. जब एक दो ड्रग्स देते हैं तो एक ड्रग जो है दोनों मिलके जो कंबाइंड इफेक्ट वो अगर उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट इंक्रीज हो जाए तो उसे सिनर्जिज्म कहते हैं इस इफेक्ट को। Additive synergism, the effect of the two drugs in the same direction and simply adds up. एक ड्रग ए दी है और ड्रग बी दी है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट एड अप हो गया। इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी इज इक्वल टू इफेक्ट ऑफ ड्रग ए, कि जो ड्रग ए का इफेक्ट था अगर अलोन देती और फिर ड्रग बी का इफेक्ट जो था अलोन देते, दोनों को जब मिला के दिया तो वो कंबाइंड हो गया, दोनों का इफेक्ट ज्यादा हो गया। अच्छा, अब इसमें एग्जांपल्स दी हुई एग्जांपल्स कोई भी दी जा सकती है एमसीक्यू के अंदर और पूछा जा सकता है कि कौन सा इफेक्ट है। एस्प्रिन प्लस पैरासीटामोल एनाल्जेसिक्स पेन किलर्स के तौर पर एंटी पायरेटिव फीवर में देते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड प्लस हेलोथेन जनरल एनेस्थीसिया में दोनों यूज करते हैं। एमिपिपिन प्लस एथिनालोल, ये दोनों एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, ये दोनों इसमें यूज करते हैं। फिर मेटफॉर्मिन प्लस ग्लेबेनक्लेमाइड, ये दोनों हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग हैं, डायबिटिक पेशेंट्स को देते हैं। एफिड्रिन प्लस थियोफाइलिन, ये सारे दोनों कंबाइंड इफेक्ट जो है मिला के जो है ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर देते हैं। तो ये टेबल जरा ध्यान में रखना, इसके एग्जांपल्स कोई भी दे सकते हैं एग्जांपल और लिख सकते हैं कि ये एडिटिव इफेक्ट है इनका या एंटागोनाइजिंग इफेक्ट है, तो एमसीक्यू में के लिए जरा इंपॉर्टेंट है। Side effects of the components of an additive pair may be different, do not add up. Thus, the combination is better tolerated than the higher dose of one component. साइड इफेक्ट जब कंबाइंड इफेक्ट हो गया तो साइड इफेक्ट्स उनके दोनों के एडअप नहीं हुए, सिर्फ उनका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट था वो एडअप हुआ, कंबाइंड इफेक्ट ज्यादा अच्छा हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन में देनी चाहिए ड्रग्स। Supra-additive synergism, the effect of combination is greater. पहले तो add up हुआ था कि अगर A plus B था तो AB बन गया था। अब effect जो है वो AB का जो होगा ज्यादा अच्छा होगा as compared to अगर उनको एक एक कंपोनेंट को अलग अलग दे सेपरेटली। उसके The effect of combination is greater than the individual effects of the components. Individually देंगे तो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा जितना दोनों को कंबाइन करके आएगा। तो combined effect is more than the effect of the component of A or effect of the component of B. Effect of drug A plus B greater than the effect of drug A plus effect of drug B. This is always the case when one component given alone produce no effect. तो ये कॉम्बिनेशन में देंगे एक का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब वो कॉम्बिनेशन में देंगे तो दूसरे की पोटेंशियली ज्यादा अच्छा हो जाएगा, दूसरे को ज्यादा उसके इफेक्ट को इनहांस कर देगा। अच्छा, ड्रग पोटेंसी एंड एफिकेसी। Potency, which refers to the amount of drug needed to produce a certain response. कोई डिजायर रिस्पॉन्स हासिल करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ द ड्रग चाहिए होगी उसे पोटेंसी कहेंगे। और एफिकेसी होगी मैक्सिमल रिस्पॉन्स दैट कैन बी एलिसिटेड बाय ड्रग। एफिकेसी होता है इफेक्टिवनेस, ड्रग की इफेक्टिवनेस, मैक्सिमम इफेक्ट जो आएगा उसको एफिकेसी कहते हैं। और पोटेंसी वो डोज है, वो ड्रग की अमाउंट है जो कि सर्टेन रिस्पॉन्स हासिल करने के लिए वो अमाउंट चाहिए होती है। पोटेंसी होगा अमाउंट ऑफ द ड्रग रिक्वायर्ड फॉर अ सर्टेन रिस्पॉन्स, और एफिकेसी होगा कि ड्रग की कितना इफेक्टिव है ड्रग, मैक्सिमम उसका कितना रिस्पॉन्स। तो पोटेंसी हमेशा एफिकेसी याद करनी, ई फॉर एफिकेसी, ई फॉर इफेक्ट ऑफ द ड्रग, मैक्सिमम इफेक्ट, मैक्सिमम रिस्पॉन्स दैट कैन बी एलिसिटेड बाय द ड्रग, इसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स। अभी तक कुछ क्लियर ना हो, अगर कोई चीज पूछनी हो।
मैम सुप्राडेक्टिव सिनर्जीज के बारे में बता दो। सुप्रा एडिटिव सिनर्जिज्म होगा कि जब कॉम्बिनेशन में दो ड्रग्स देंगे तो उन कॉम्बिनेशन का इफेक्ट ज़्यादा अच्छा होगा, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी एज कम्पेयर टू कि अगर उनको अलोन दिया जाए, अकेला अकेला दिया जाए, एक एक कंपोनेंट को दिया जाए। फॉर एग्जांपल ड्रग ए दे दी तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम उसके साथ ड्रग बी भी देंगे, दो ड्रग्स इकट्ठी दे देंगे तो कंबाइंड इफेक्ट ज़्यादा एनहांस्ड कर देगी। ए ड्रग जो है वो बी ड्रग को एनहांस करेगी, ज़्यादा अच्छा उसका इफेक्ट आएगा। This is always the case when one component given alone produce no effect. For example, drug A दिए तो कोई effect नहीं हुआ, लेकिन जब drug B साथ दे देंगे तो drug A उसके effect को और भी बेहतर बना देगी drug B के। तो जो दोनों का मिलकर effect होगा वो ज़्यादा strong होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा effective हो जाएगी drugs combination में। समझ आई इसकी? यस मैम, थैंक यू। Potency था कि amount of the drug या concentration of drug needed to produce a certain response. वो ड्रग की खास एक अमाउंट है और एफिकेसी है कि वो कितनी इफेक्टिव है ड्रग, उसका रिजल्ट कितना इफेक्टिव है। मैक्सिमम रिस्पांस दैट कैन बी एलिसिटेड बाय द ड्रग, जितना जैसे एफिकेसी होती है मैक्सिमम इफेक्ट व्हिच कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ड्रग। हम एक ड्रग दे देते हैं और हम कहते हैं इतनी एफिकेसी है, इतना रिजल्ट इसका मैक्सिमम इफेक्ट आना चाहिए, वो एफिकेसी होगी। जैसे वैक्सीन की बात हो रही है तो वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, कितनी एफिकेसी है उसकी, तो उसका रिजल्ट क्या है, कितनी परसेंट वो जो इफेक्टिव है, ये एफिकेसी है। पोटेंसी होती है कितनी अमाउंट ऑफ द ड्रग है जो कि हमें अगर एक रिक्वायर्ड रिजल्ट है तो उस तक पहुंचने के लिए कितनी ड्रग की अमाउंट चाहिए। पोटेंसी ड्रग की अमाउंट है और एफिकेसी उसकी इफेक्टिवनेस है। अब ड्रग बी इज लेस पोटेंट बट इक्वली एफेक्शियस एज कंपेयर्ड एज ड्रग ए। दोनों देखे ड्रग ए और ड्रग बी दोनों की जो है एरो सेम है, इफेक्टिवनेस दोनों इफेक्टिव है, लेकिन बी जो उसकी पोटेंसी कम है, यानी कम अमाउंट चाहिए होगी, कम अमाउंट जाकर भी वो यहाँ तक कितनी इफेक्टिव होगी है ए के बराबर। इसी तरह ड्रग सी इज लेस पोटेंट एंड लेस infectious देन ड्रग ए। अब जो ड्रग ए है उसका एरो ऊपर तक जा रहा है और ड्रग सी यहीं पर इसकी इफेक्टिवनेस यहाँ तक है, मैक्सिमम इफेक्ट। तो ड्रग ए का ज्यादा इफेक्ट देन ड्रग सी, लेकिन और ड्रग सी की पोटेंसी भी कम है, कम अमाउंट ऑफ ड्रग चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए। ड्रग डी इज मोर पोटेंट देन ड्रग ए बी एंड सी। ड्रग डी की जो पोटेंसी है यानी कि उसकी जो अमाउंट ऑफ द ड्रग रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस सर्टेन रिजल्ट्स वो ज़्यादा चाहिए होगी, बट लेस एफिकेशियस देन ड्रग ए एंड बी। लेकिन ड्रग ए और बी देखिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इसकी जो है वो पोटेंसी भी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा डोज चाहिए, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग चाहिए और ये इफेक्टिव भी वहाँ तक नहीं है जितना ए और बी है। एंड इक्वली एफिकेशियस एज ड्रग सी, लेकिन कंपैरेटिवली टू सी इसकी इफेक्टिवनेस जो है उतनी है जितनी सी की है, लेकिन इसकी पोटेंसी उससे ज्यादा यानी ज्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग चाहिए यहाँ तक जाने के लिए। ये समझ आ गया? ये जो एरो है रिस्पॉन्स को शो कर रही है ड्रग की, ए और बी का सेम रिस्पॉन्स है लेकिन बी की जो पोटेंट लेस पोटेंट है, इसकी पोटेंसी लेस है, एफिकेसी इसकी ए के बराबर है, इसकी अमाउंट ऑफ ड्रग कम चाहिए यहाँ तक पहुंचने के लिए। जो डी और सी एन की एफिकेसी सेम है लेकिन डी जो है इसकी अमाउंट ऑफ ड्रग ज्यादा पोटेंसी चाहिए इसके लिए, और ए और बी के मुकाबले में सी और डी दोनों की एफिकेसी कम है। अच्छा, ड्रग्स जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलरली एक्ट करेंगी या सेल सरफेस के ऊपर एक्ट करेंगी या इंट्रा सेलुलरली एक्ट करेंगी। अब आपको एक एमसीक्यू दिया जाता है कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जो है वो किस तरह एक्ट कर रहे हैं, साइट ऑफ ड्रग एक्शन क्या है, तो उनका एक्स्ट्रा सेलुलरली यानी वो सेल के अंदर ही जा रहे, बाहर ही उनका इफेक्ट है। एक्स्ट्रा सेलुलरली ये दे दिया था, ये ऑस्मोटिक ड्रग्स जब देते हैं तो ये ब्लड में रहती हैं, ब्लड से ये क्या करती हैं सेल के अंदर नहीं जा सकती, तो ये क्या करती हैं कि अपना वाटर वगैरह जो है उसको सेल के अंदर से अपनी ज्यादा ले लेती हैं,
तो वहाँ क्या होगा, वॉल्यूम फ्लूइड वॉल्यूम बाहर एक्स्ट्रा सेलुलरली ज्यादा हो जाएगा। ये डायूरेटिक्स और प्लाज्मा एक्सपेंडर्स करते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलरली एक्ट करते हैं, सेल के अंदर जाकर भी करते हैं। और प्लाज्मा एक्सपेंडर जैसे डेक्स्ट्रान वगैरह ये जब शॉक में चले जाते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक, वॉल्यूम कम हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलरली, उसके लिए देते हैं। On the cell surface, for example, digitalis, penicillin, catecholamides, इनका सेल की सरफेस के ऊपर एक्ट है। इसका इंट्रासेलुलरली जो है वो एंटी कैंसर ड्रग्स और स्टीरॉइड्स, ये इंट्रासेलुलरली सेल के अंदर इनका एक्शन होगा। तो ये याद रखना है कि साइट ऑफ ड्रग एक्शन एक्स्ट्रा सेलुलरली किनका है, सेल सरफेस पर किनका, और इंट्रासेलुलरली कौन सी एग्जांपल। डोज रिस्पांस रिलेशनशिप, the exact relationship between the dose and the response depends on biological object under observation and the drug employed. अच्छा, कोई भी रिस्पांस किसी भी ड्रग, कोई भी पेशेंट है उसको ड्रग दिया, फिर उस पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे कि उस ड्रग का क्या रिस्पांस है और कितनी ड्रग कैसे इम्प्लाई की गई है। When a logarithm of dose as abscissa and response and ordinate are constructed graphically. ये ग्राफ एक बनाया हुआ है, ये वाला डोज को एक्स एक्सिस पर और रिस्पांस को बनाएंगे, डोज और रिस्पांस का ग्राफ, रिस्पांस और डोज का लॉगरिथम ऑफ डोज एक्स एक्सिस पर और जो उसका रिस्पॉन्सेज होंगे वाई एक्सिस पर। तो एस शेप या सिग्मॉइड टाइप कर्व आ जाएगा, ये वाला, ये एस शेप एक कर्व आ गया। ये डोज रिस्पांस कर्व एस शेप आ गया। The lowest concentration of a drug that elicits a response is minimum dose. जहाँ पर जो हमने डोज दी, जहाँ पर मिनिमम इफेक्ट आना शुरू हो गया, वो आपका जो होगा लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, जिसपे सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ ड्रग ने अपना रिस्पॉन्स शो किया वो मिनिमल डोज होगी उसकी। और जहाँ पर concentration after which further increase in concentration will not change the response is the maximum dose. एक मिनिमम डोज है जहाँ पर मिनिमम कम से कम जहाँ वो अपना रिस्पॉन्स दिखा लिया, और फिर एक जगह आकर मैक्सिमम डोज हो जाएगी जहाँ पर वो सबसे ज्यादा अपना रिस्पॉन्स दिखाएगी, मिनिमम और मैक्सिमम डोज। ये एस सिग्मॉइडल कर्व है, ये डोज लॉगरिथम डोज एक्स एक्सिस पर है और ये रिस्पॉन्स शो कर रही है। यहाँ पर इसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स आ गया, ये मिनिमम रिस्पॉन्स है। As the dose administered to, अब ये क्या है, graded dose effect. As the dose administered to a single subject or tissue increases, the pharmacological response also increases in graded fashion up to ceiling effect. अगर हमने डोज इस पे दी है, अब वो डोज रिस्पॉन्स शो करेगी अकॉर्डिंग टू दैट डोज। अगर थोड़ी डोज देंगे थोड़ा रिस्पॉन्स शो करेगी, थोड़ी डोज को बढ़ा देंगे तो रिस्पॉन्स भी उसके साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जितना मर्जी डोज बढ़ा दें आपका रिस्पॉन्स नहीं बढ़ेगा ड्रग का, उसको सीलिंग इफेक्ट कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गई है? Yes, ma'am. ठीक है, कम डोज की, कम डोज कम दी, ड्रग कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं, ड्रग रिस्पॉन्स भी उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो रहा है। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि नो ग्रेटर रिस्पॉन्स आएगा डिस्पाइट ऑफ इंक्रीज इन द डोज, उसको हम सीलिंग इफेक्ट कहते हैं। इसमें पूछा जा सकता है व्हाट इज सीलिंग इफेक्ट। अब आपको ऑप्शन कुछ की स्टेटमेंट दे दिया है, एक स्टेटमेंट दे दी है सीलिंग इफेक्ट की और बहुत सारे नीचे ऑप्शंस मुख्तलिफ दे दिए। तो सीलिंग इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जहाँ पे जाकर जो ड्रग है वो अपना रिस्पॉन्स बंद कर देती है, यानी पहले कम डोज दी तो कम रिस्पॉन्स आए, डोज बढ़ाएंगे रिस्पॉन्स, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग बढ़ती जाएगी तो रिस्पॉन्स भी बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम आएगा कि अगर हम बढ़ा भी देंगे तो ड्रग रिस्पॉन्स नहीं बढ़ेगा। मैम ये सीलिंग इफेक्ट और पीक इफेक्ट एक ही होता है दोनों? सीलिंग इफेक्ट और मैक्सिमम पीक इफेक्ट, इफेक्ट मैक्सिमम इफेक्ट वही होगा, पीक इफेक्ट मैक्सिमम डोज देती है,
सीलिंग वहां पर होगा जहाँ पर वो जाकर रुक गई है बस। हाँ, उसके बाद वो सीलिंग इफेक्ट आ जाएगा कि बस अब इसके बाद ये बढ़ेगी नहीं, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैम ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, लाइक जैसे हमने पीक इफेक्ट में भी ये पढ़ा था ना कि मैक्सिमम इफेक्ट उसमें भी आ रहा होता है, इसके बाद जो होगा फर्दर इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, मैक्सिमम यानी मैक्सिमम उस ड्रग ने इफेक्ट अपना कर दिया है, क्योंकि उसके बाद वो सीलिंग इफेक्ट कर देंगे कि बस अब इसके बाद इससे आगे हम डोज देकर देखेंगे तो वो नहीं ज्यादा देगा। ऑलमोस्ट एक ही बात है, मैक्सिमम तो मैक्सिमम जितना वो कर सका उसने कर दिया, फिर वो रुक गया, बस उसको उस वहां पर जहाँ पर वो रुक गया वो सीलिंग इफेक्ट भी कहेंगे उसी को। ओके मैम। ऑलमोस्ट एक ही चीज है, एक ही बात है। मैक्सिमम तो मैक्सिमम डोज आ गई, जहाँ पर अब मैक्सिमम डोज मैक्सिमम वो इफेक्ट अपना दे रहा है, उसके बाद फिर वो सीलिंग हो जाएगा कि बस अब ये सीलिंग, उस इफेक्ट को सीलिंग इफेक्ट कहेंगे, यानी कि इफेक्ट रुक गया उसका। मैक्सिमम डोज तो वो डोज थी जिसने मैक्सिमम इफेक्ट दिखा दिया, सीलिंग इफेक्ट ये कि अब वो इफेक्ट रुक गया कहीं पर। मैम तो लेकिन ये जी सीलिंग इफेक्ट को पीक इफेक्ट भी कहेंगे ना, जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था पीक इफेक्ट जो होता है वही, मतलब मैम ये दोनों एक ही चीज हुई ना फिर तो। एक ही चीज है, पीक इफेक्ट यानी मैक्सिमम इफेक्ट आ गया, और सीलिंग इफेक्ट अब बस वो रुक गया वहीं पर। अच्छा, ओके बाल मैम। का होता है कि एक ड्रग दे रहे हैं, अब वो उसका सीलिंग इफेक्ट आ गया, लेकिन समटाइम्स ये भी तो हो सकता है कि वो टॉक्सिक हो जाए इफेक्ट ज्यादा डोज में। हमने ये भी तो पढ़ा था कि ड्रग ज्यादा डोज में दे दे तो वो टॉक्सिक हो जाती है। तो यस मैम। बात ड्रग्स ऐसे होती है कि वो टॉक्सिक हो जाती है कि अब आपने बहुत ज्यादा डोज दे दिए तो वो टॉक्सिक भी हो सकती है। कुछ तो ऐसी ड्रग्स हैं जो कि मैक्सिमम इफेक्ट के बाद वो अपना रिस्पॉन्स नहीं शो करेंगी, उस इफेक्ट को जहाँ पर वो जाकर रुक जाएंगी, वो मैक्सिमम इफेक्ट होगा, और उसके बाद वो एक सीलिंग इफेक्ट है, यानी रुक गया, सील हो गया वो चीज। It is used for characterization of the action of drug. The concentration that is required to produce 50% of the maximum effect is termed as the 50% efficacy, effective dose, ED50. Yoga half maximum effective concentration. Yani कि the concentration that is required to produce 50% of the maximum effect. अगर 50% मैक्सिमम इफेक्ट होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये हाफ मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन आ गई। द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग उतनी अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50% ऑफ द मैक्सिमम इफेक्ट। तो अगर मैक्सिमम इफेक्ट जितना था उसका जब ड्रग जो है 50% शो कर दे तो उसे 50% ऑफ द एफिकेसी ऑफ दैट ड्रग कहेंगे। यहाँ तक समझ आ गया? यस मैम। यानी अगर एक ड्रग हमने दी है, उसका मैक्सिमम इफेक्ट से पहले 50% इफेक्ट हमने देख लिया, 50% इफेक्ट ऑफ द मैक्सिमम इफेक्ट आ गया, तो वहां पर कंसंट्रेशन जो होगी उसे एफिकेसी ऑफ द ड्रग कहेंगे उसकी, यानी हाफ ऑफ द एफिकेसी आ गई उसकी। फिफ्टी परसेंट एफिकेसी है। अच्छा, control dose effect. It is all a non-response. The sensitive objects give response to small dose of a drug, while some will be resistant and need very large dose. बाज़ औक़ात थोड़ी सी डोज दी फौरन रिस्पॉन्स आ जाए, लेकिन तब कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिस्पॉन्स मैक्सिमम लार्ज डोज देंगे तो रिस्पॉन्स आ गया। The control dose effect curve is often characterized by stating the median effective dose and the median lethal dose. Median lethal dose क्या है कि this is the dose in milligrams per kg which would be effective to kill 1/2 of population of the same species and strain. मीडियम लीथल डोज वो डोज है जो इसने 50% ऑफ द, जब हमने टेस्टेड पॉपुलेशन दी 100 लोग कोई भी स्पीशी ले ली, ठीक है, कोई भी फॉर एग्जांपल 100 माउस ले लिए, उनमें से 50 को जब वो किल कर देगी तो वो मीडियम लीथल डोज होगी, जिसने आधी पॉपुलेशन किल कर दी है किसी भी एक सेम स्पीशी लेंगे। मीडियन इफेक्टिव डोज क्या है? Effective dose 50. This is the dose which produces a desired response in 50% test population.
यानी कि अगर 100 की पॉपुलेशन की टेस्ट की गई तो वो डोज जो है उसने 50% जो पॉपुलेशन थी उस पर अपना इफेक्ट शो किया है। दिस इज द डोज व्हिच प्रोड्यूसेस अ डिजायर्ड रिस्पांस इन 50% ऑफ टेस्ट पॉपुलेशन। ये हो गया मीडियम इफेक्टिव डोज ED50। अच्छा, थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है, थेराप्यूटिक विंडो एक ही चीज है। थेराप्यूटिक इंडेक्स वो रेशियो है जो कि मीडियन लीथल डोज और मीडियन इफेक्टिव डोज के दरमियान है। थेराप्यूटिक इंडेक्स ये एक रेशियो है। बेसिकली मीडियन लीथल डोज क्या थी कि जहां पर 50% पॉपुलेशन को किसी डोज ने किल कर दिया, लीथल थी उसके लिए। और मीडियन इफेक्टिव डोज थी कि अगर 100 की पॉपुलेशन है तो 50% जो है उसने इफेक्ट शो किया 50% पॉपुलेशन को। तो इन दोनों का रेशियो जो है ये थेराप्यूटिक इंडेक्स है। Where medium effective dose is the dose which produces the specified effect in 50% individual, and median lethal dose is the dose which kills 50% of the recipient. Lethal dose और effective dose के दरमियान 50% 50% 50% 50 इसलिए साथ लिखा गया है, ये रेशियो है। It is an approximate assessment of the safety of the drug. It is the ratio of the median lethal dose and the median effective dose, also called as therapeutic window or therapeutic safety भी कहेंगे। Therapeutic index ये बताया था दोबारा से। The larger the therapeutic index, the safer is the drug. Penicillin has a very high therapeutic index, while it is much smaller for the digitalis preparation. जितनी ज्यादा थेराप्यूटिक इंडेक्स या थेराप्यूटिक विंडो होगी, जितनी बड़ी विंडो होगी उतना ज्यादा वो ड्रग सेफ है। अब इसमें समझ आएगी कि ये देखो, ये ग्राफ दिखाया है। अब अगर हमने एक ड्रग दी है, उसका सब ऑप्टिमल थोड़ा सा इफेक्ट आया, ठीक है, फिर हमने उसकी डोज को बढ़ाया तो ऑप्टिमम इफेक्ट आ गया उस ड्रग का। जहां पर ऑप्टिमम इफेक्ट आएगा वो ये जो पूरी रेंज है ये थेराप्यूटिक रेंज है, यहाँ पर थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल। और फिर जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टॉक्सिक इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। या तो वो सीलिंग इफेक्ट होगा, ऐसे स्ट्रेट जाएगा, यहाँ के बाद कांस्टेंट हो जाएगा ग्राफ, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। या फिर वो क्या होगा, उसका इफेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट हो जाएगा ड्रग बनाते हुए। अच्छा, अब जो होती है, अब हमने ड्रग दी, उसका पहले अगर हमने ड्रग दी उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, फिर ड्रग की डोज बढ़ाई, थोड़ा सा इफेक्ट हुआ, फिर बढ़ाई थोड़ा सा, और फिर एक ऑप्टिमल इफेक्ट आ गई, पूरी रेंज आ गई। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, कैंसर की जो ड्रग्स होती है उनका क्या होता है कि हम देते हैं तो फौरन उसके इफेक्ट भी, टॉक्सिक इफेक्ट भी आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसके साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है कि उनका बेसिकली जिस पॉइंट पर जाकर ऑप्टिमम इफेक्ट, उसका मैक्सिमम होना है, ऑप्टिमम इफेक्ट मिलना है, जहाँ पर जाकर वहाँ पर साथ ही उनके टॉक्सिक इफेक्ट भी ड्रग्स के शुरू हो जाते हैं। तो ये उन ऐसी ड्रग्स की ये विंडो जो होती है बहुत थोड़ी होती है। अगर जैसे यहाँ हम दे रहे हैं ड्रग की इफेक्ट, अगर हम ये ड्रग यहाँ पर हमने दी, यहाँ पर ऑप्टिमम इफेक्ट आ रहा है, लेकिन साथ ही उनके यहाँ पर टॉक्सिक इफेक्ट भी शुरू हो जाता है, इसलिए ऐसी ड्रग का जो है थेराप्यूटिक उनकी सेफ्टी कम होती है। ये जो विंडो है ना, ये थोड़ी छोटी हो जाती है, स्क्वीज हो जाती है। ये समझ आए यहाँ तक? यस मैम। मैम ये एक्स एक्सिस पूरी रेंज है ना? समझ नहीं आया मुझे। एक्स एक्सिस जो फुल है वो सारी रेंज को शो कर रहा है ना, थेरापेटिक रेंज को। ये जो ऑप्टिमल इफेक्ट जहाँ पर ये पूरी विंडो जो रेड लाइन से शो किया हुआ है ना, ये सारी पूरी विंडो है, यहाँ से लेकर यहाँ इफेक्ट शुरू हुआ है, यहाँ पर ये सब ऑप्टिमल इफेक्ट आया, उसके बाद ये सारा ऑप्टिमम इफेक्ट है, पूरी विंडो है थेराप्यूटिक विंडो। अच्छा, बाज़ बात हम दे रहे इफेक्ट नहीं आ रहा, थोड़ा सा ऑप्टिमल इफेक्ट आया, उसके बाद टॉक्सिक इफेक्ट शुरू हो गए, तो ये विंडो छोटी हो जाएगी। जहाँ पर ये ऐसी जो ड्रग्स होंगी वो डेंजरस होती है, यानी उनकी सेफ्टी कम होती है। इसमें एग्जांपल है जैसे थेराप्यूटिक ड्रग्स हैं,
वो जहाँ पर ऑप्टिमल इफेक्ट देना शुरू करती हैं तो साथ ही उनको टॉक्सिक इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, उनको साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी ड्रग्स बहुत देख कर देनी पड़ती हैं और ये इनके जो है इनकी विंडो बहुत छोटी होती है, रेंज बहुत कम होती है। Optimal therapeutic range of plasma concentration at which most of the patient experienced the desired effect. Therapeutic range जो है पूरी therapeutic window है ये। इसको रेंज ये पूरी रेंज शो करेगी, यहाँ से शुरू होकर ये सारी। लेकिन बाज़ औक़ात ग्राफ वो फिर जो ऐसे बनेगा ये वाला, जहाँ पे जैसे अगर टॉक्सिक इफेक्ट फॉर एग्जांपल यहाँ शुरू हो गया है, यहाँ पर ऑप्टिमम इफेक्ट आया, उसके बाद फौरन ही टॉक्सिक इफेक्ट शुरू हो गया, तो विंडो छोटी होती है, तो फिर ये डेंजरस ड्रग्स होती है। तो मैम ये हम एक डोज से देखते हैं, मतलब सिंगल डोज देने के बाद या फिर मल्टीपल डोजेस के बाद जो रिस्पॉन्स आता है उसके हवाले से कुछ देखते हैं? ये सिंगल डोज पे पता शुरू हो जाता है कीमो, लेकिन जाहिर है जितनी ज्यादा डोज देंगे उतना, जैसे कीमोथेरेपी देते हैं तो उसके लिए पहली डोज में इतना इफेक्ट नहीं नजर आता, बाल शाल नहीं झड़ते, फिर जब कीमो लगना शुरू हो जाती है तो हर दफा उसके बाद इफेक्ट ज्यादा आना शुरू हो जाता है, ज्यादा इफेक्टिव वो करती है, उसके ऑप्टिमल इफेक्ट भी ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं, कीमो अच्छा भी कर देती है और टॉक्सिक इफेक्ट भी ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। मल्टीपल डोजेज देंगे तो ज्यादा आएंगे, कम डोज देंगे तो उसका कम आएगा इफेक्ट। ओके मैम। जैसे इनिशियली आप जब देते हैं ना कीमो, तो जाहिर है वो बंदा ज्यादा वीक हो चुका होता है, लेथार्जिक हो चुका होता है, फौरन इफेक्ट नहीं आते कि बाल शाल फौरन गिर जाए, तो 3-4 कीमोस के साइकिल लग चुके होते हैं, तो कुछ दिन बाद एक दिया, फिर 3-4 दिन, हफ्ता, कुछ का 2 हफ्ते बाद दूसरा दिया, तो फिर उसके बाद ज्यादा इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट भी और ऑप्टिमल इफेक्ट भी, ज्यादा अच्छी सेहत भी हो जाती है लेकिन टॉक्सिक इफेक्ट भी साथ शुरू हो जाते हैं। मींस मैम हम देखेंगे फर्स्ट डोज के बाद ही कि कितना इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि बाद में तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा ही हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट डोज के बाद भी इफेक्ट आ जाता है, और उसके मुझे क्या कह रही है आपकी भी इफेक्ट जो है ये ऑप्टिमल इफेक्ट और थेरेपी की क्या कह रही है, मुझे जरा क्वेश्चन बताएं। मैम मैं ये कह रही हूँ कि मतलब ये जैसे आपने कहा ना थेराप्यूटिक विंडो जो है ये जिसकी लार्ज है, हमने ये चेक करना है मतलब थेराप्यूटिक इंडेक्स के लिए। तो मैम मैं ये कह रही हूँ कि फिर फर्स्ट डोज के बाद ही हम चेक करेंगे कि किसका यानी इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, क्योंकि अगर हम मल्टीपल डोजेस दे रहे हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट जो होगा वो डोज के साथ साथ भी यानी थेराप्यूटिक इफेक्ट जो होंगे वो ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, फर्स्ट डोज के बाद भी देख लेते हैं, और फिर बाद में जो डोजेस, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कीमोथेरेपी के पेशेंट की दी है, कीमोथेरेपी के पेशेंट में ना पहली डोज पे पता चल जाता है कि इसका इफेक्ट बॉडी क्या रिस्पॉन्स दे रही है, लेकिन फिर उसके बाद जाहिर है उसके ब्लड टेस्ट करवाएंगे, उनमें देखेंगे जैसे ब्लड टेस्ट के अंदर उसके कैंसर मार्कर्स होते हैं, ट्यूमर मार्कर्स, वो कम ज्यादा लेवल शो कर रहे हैं, अगर शो कर रहे हैं कि कम लेवल शो कर रहे हैं, नॉर्मल बंदे में जैसे ये मार्कर्स नहीं होते, अब जो कैंसर का पेशेंट होगा उनके ब्लड में होंगे, तो अगर हमने पहली डोज दी है तो हम फिर डिफरेंट टेस्ट करवाएंगे टू सी द इफेक्ट्स, और साथ ही इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स भी हमें पता चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मल्टीपल डोज जाहिर है जितनी ज्यादा डोज देंगे उतनी ज्यादा थेराप्यूटिक इफेक्ट फिर वो और ज्यादा इफेक्टिव होगी, एक डोज दी इफेक्ट कम आया, मल्टीपल डोजेस देंगे तो फिर इफेक्ट आना ज्यादा आना शुरू हो जाएगा उसका, जैसे मार्कर्स रिड्यूस हो जाएंगे या मार्कर खत्म होने शुरू हो जाएंगे उसके, और इसी तरह उसके टॉक्सिक इफेक्ट भी पता चलना शुरू हो जाएंगे सर, ये भी इसके टॉक्सिक इफेक्ट है। An agent which activates a receptor to produce an effect in the opposite direction to that of agonist. Agonist के opposite जो agents show करते हैं अपना effect, वो क्या होते हैं? एंटागोनिस्ट। Inverse agonist है या inverse agonist है? Antagonist वो है कि जो block कर रहे हैं effect को agonist के। इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट वो है जो कि इनवर्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताया था कि अगर एगोनिस्ट 0 से लेकर 1 की रेंज में इफेक्ट करता है तो उसी का एगोनिस्ट इनवर्स एगोनिस्ट 0 से -1 की रेंज में, एंटागोनिस्ट है वो ब्लॉक कर देगा उसको, ठीक है। एंटागोनिस्ट तो था कि जो बहुत कोई रिस्पॉन्स शो ही नहीं कर रहा था,
एगोनिस्ट को लगने नहीं दे रहा था उसके रिसेप्टर के साथ और ब्लॉकेज कर रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहा था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन रिसेप्टर्स एंड ड्रग, एक ड्रग के ऊपर जाकर Affinity. Affinity वो एबिलिटी है जिसके साथ अट्रैक्शन दोनों की होती है। Which of the following is not included in principles of drug? Stimulation, irritation, depression. अब कीमोथेरेपी है इसके अंदर, स्टिमुलेशन स्टिमुलेट कर रहा था, कोई भी ड्रग देंगे वो किसी को स्टिमुलेट कर रहा है, स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स है उसका। इरिटेशन भी था, डिप्रेस्ड भी कर रहा था, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो ड्रग्स जो दे देते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, कीमोथेरेपी इसका आंसर है। Dose that produce specific effect in 50% individual. Minimum effective concentration, median effective dose, median effective dose. Median effective dose. Median effective dose. मीडियम इफेक्टिव। ठीक है, जब कोई इफेक्ट अपना शो कर रहा है वो 50% है तो वो मीडियम इफेक्टिव डोज है। Aspirin and paracetamol both acts in combination is what? Cytotoxic action, stimulation, supra-additive या additive? Additive synergism. Additive. synergy में बी ऑप्शन है। ये ऊपर शुरू में दिया हुआ है इसलिए कोई भी ड्रग दे देंगे साथ उसका रिस्पॉन्स पूछ लेंगे कि ये जो ऊपर टेबल बना हुआ है ये एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल, ये एडिटिव सिनर्जिज्म है। अभी तक कुछ जो समझ में आया हो? मैम मैम एडिटिव और सुप्रा एडिटिव में डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि दोनों में ड्रग्स तो कंबाइन करके दे रहे हैं ना हम। एक में साइड इफेक्ट जब वो ऐड तो सुप्रा एडिटिव है उसमें क्या है, दिस इज ऑलवेज द केस व्हेन वन कंपोनेंट गिवन अलोन प्रोड्यूस नो इफेक्ट, एक का कोई इफेक्ट नहीं होगा दूसरे का होगा, ठीक है, बट एनहांसेस द इफेक्ट ऑफ द अदर, दूसरे को बढ़ा दिया उसने। इसमें दोनों ही ड्रग्स जो थी वो अपना इफेक्ट शो करती, ए बी बी बी, ठीक है, और जब कंबाइन में देंगे तो ए प्लस बी इफेक्ट एड अप हो जाएगा, जितना ए का इफेक्ट है उतनी, अगर सपोज इसका 2 है इसका 2 है, 2 2 मिलके 4 बना देंगे। इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी इज इक्वल टू इफेक्ट बोथ का इफेक्ट, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक जो होगा उसका कोई अलोन कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर तो अगर एक ड्रग ए दी है, लेट्स सपोज उसका 2% इफेक्ट है, तो जो ड्रग बी देंगे तो वो भी अगर 2% है तो मिलके 4 बना देंगे, अगर 3 है तो वो 5 मिलके बन जाएगा इफेक्ट, यानी ए का भी इफेक्ट था और बी का भी इफेक्ट था और दोनों एड अप हो गए कॉम्बिनेशन में। यहाँ पर क्या हो रहा है, सुप्रा एडिटिव, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स जो है वो एड अप नहीं हुए, ए के जो है वो ए के ही रहेंगे, बी के जो है वो बी के ही रहेंगे। जब कॉम्बिनेशन में ए भी देंगे तो उनके साइड इफेक्ट ये नहीं कि ए के भी साइड इफेक्ट्स आएंगे बी के भी साइड इफेक्ट्स आएंगे, कॉम्बिनेशन में हो सकता है डिफरेंट इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स। लेकिन जो सुप्रा एडिटिव है उसमें ये कि एक ड्रग ए दी है और उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा अकेले, जब तक हम ड्रग बी नहीं देंगे, और जब ड्रग बी देंगे तो ए जो है उसके इफेक्ट के साथ मिलकर ज्यादा अच्छा इफेक्ट शो करेगी, अकेले इसका कोई इफेक्ट नहीं था, ये ड्रग बी का कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन अगर उसको ए के साथ मिलाकर दे दिया तो वो ए के इफेक्ट को भी एनहांस कर देगी, ये सुप्रा हो जाएगा, सुप्रा एडिटिव। इसमें दोनों जो एडिटिव थे उसमें दोनों कंपोनेंट्स जो है वो एड अप हो रहे हैं उनके इफेक्ट, लेकिन इसमें क्या है कि ए का इफेक्ट कोई नहीं था, लेकिन जब उसने बी के साथ दिया तो फिर इसने इसके इफेक्ट को बढ़ा दिया, बढ़ा के बताया। समझ आई ये चीज? यस मैम।
अच्छा जो टेस्ट होगा वो 10 o'clock कितने 9:30 क्लास होती है ना, उसके बाद पहले टेस्ट हो जाएगा 15-20 मिनट बाद, यानी 10 मिनट्स में वेट कर लूँगी, फिर 9:40 तक टेस्ट आपका शुरू हो जाएगा और के 20 मिनट्स होंगे जिसमें 50 या 14 या 15 इस टाइम से यूज होंगे। मैम और लेक्चर 1 to 4 ही हैं? जी लेक्चर्स जो हैं वो 1 से 4 ही हैं? मैम सिलेबस कंफर्म कर लें, टॉपिक्स का नाम बता दीजिए। यहाँ तक आपका आएगा जितने भी, कितने 5 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे। मैम आपकी पहले आवाज नहीं आ रही थी, दोबारा बता देंगी? कितने लेक्चर्स हो चुके हैं? 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। यस मैम 5 हो चुके हैं। अच्छा तो यहाँ तक जितना पढ़ा है ना, ये यहाँ तक लिथल डोज, इफेक्टिव डोज, ये तो सिर्फ डेफिनेशन, तो यहाँ मैम तक ये भी आपने मैम ये क्विज तो में 6 डाल, तो लेक्चर है। मैम आपने 4 लेक्चर कहे थे, आज वैसे 6 पढ़ा है हम लोगों ने मेरे ख्याल से। उसी का पोर्शन था, ये जो लास्ट वाला था ये उसी का पोर्शन था। थोड़ी सी स्लाइड्स हैं, कितनी स्लाइड्स हैं? मैम लास्ट टाइम आपने 5th लेक्चर तक कंफर्म किया था कि यहाँ तक करिएगा। नहीं मैम आपने लेक्चर नंबर 4 दिया था एब्जॉर्प्शन तक, आपने कहा था एब्जॉर्प्शन तक कर लीजिएगा। ऑप्शन यस तक मैम। वो तब था कि जब आप लोग का जो कहते हैं टेस्ट है वो मंडे को होगा। अब नहीं तो मैम टाइम हमने आपसे बार मंडे बार को कंफर्म किया था, वैसे आपने कहा था ठीक है। मंडे तक जब डिसाइड हुआ था ना तब मैंने कहा था। अब तो थर्सडे है तो टाइम आपको मिला नहीं है। मैम आपने लास्ट क्लास में कहा था कि 4 तक करना है। हाँ मैम हमने आपसे थर्सडे का भी पूछा था ना, तो आपने कहा था ठीक है भाई सिलेबस ठीक है। फोर्थ कितने कितने लेक्चर्स बनते हैं? मैम कहाँ तक? एब्जॉर्प्शन तक है उसमें। चलो फिर एब्जॉर्प्शन तक कर ले, लेकिन वो थोड़ा बहुत है उसमें सिलेबस आपका। चलो एब्जॉर्प्शन तक कर लें। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अच्छा अगला लेक्चर थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। क्या आपको बोर्ड नजर आ रहा है? यस मैम। अच्छा जो आगे है ना लेक्चर वो है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम जो स्लाइड्स देख लेंगे इसकी। स्लाइड्स लगाई देती हूँ। टाइम थोड़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ। आपका लेक्चर कितने बजे तक है? 11:45 तक है ना? यस मैम। अच्छा आधा घंटा भी है वैसे। अच्छा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये बोर्ड नजर आ रहा है ना आप लोगों को? लिखा हुआ नजर आ रहा है? जी मैम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है
उसमें जो यहाँ से नर्व्स निकलेंगी वो पेरिफेरल में आ जाएगा, ठीक है। जितनी भी क्रेनियल नर्व्स होंगी उसमें स्पाइनल नर्व्स होंगी सारे और गैंग्लियन, ठीक, ये सारा जो है पेरिफेरल नर्व्स के अंदर आ जाता है। अब होता यह है कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई भी अगर जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले ब्रेन होता है जो इंटरप्रीट करता है कोई भी सिचुएशन हो जाए, ठीक है। अब इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये मैं लगा लेती हूँ एक मिनट, फिर आपको पता चलेगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का किसी को आइडिया है? यस मैम। सिंपैथेटिक जो है वो फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशंस के लिए। मैम एक इमरजेंसी Parasympathetic सिचुएशन के लिए होता है। और एक जो होता है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट उसको कहते हैं। फाइट एंड फ्लाइट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। फ्लाइट के आप डर गए हैं तो या आप फाइट करेंगे या फ्लाइट कर जाएंगे। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई इस तरह कोई डॉग है, अब डॉग आप जा रहे हैं कहीं पर, ठीक है, और आपने देखा कि सामने से एक डॉग आ गया, तो अभी क्या होगा कि फ्राइट, फियर आ गया, वहां पर फियर हो गया, तो फिर या तो आप भाग जाएंगे या आप उस डॉग को भगाएंगे, तो फाइट या फ्लाइट होगा। ये सिंपैथेटिक हो गया। पैरासिम्पैथेटिक होता है उसका ऑपोजिट, कि रेस्ट में है, ठीक है, कि आप रेस्टिंग स्टेट के अंदर है, आपकी डाइजेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल आपने अच्छा सा खाना खा लिया, तो अब आप आराम से वो डाइजेस्टिव सिक्रीशंस हो रही है, उस खाने को डाइजेस्ट करिए और आप रिलैक्स स्टेट के अंदर है, ये आपका पैरासिम्पैथेटिक होगा। लेकिन सिंपैथेटिक जो होगा उसके अंदर फाइट और फ्लाइट, फियर वाली आ जाएगी कंडीशन, ये सिंपैथेटिक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अब ये किस तरह, ये अब जैसे आपने एक बोल लेते हैं, जब आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक मैंने बताया था क्लास के अंदर कि स्टेडी स्टेट है, किसी भी ड्रग की स्टेडी स्टेट कब आती है? 4 to 5 हाफ लाइफ जब होती हैं। आप देख रहे हैं ऑप्शंस के अंदर 4 हाफ लाइफ दिए तो 4 होगा, अगर 4 और हाफ 5 दोनों हाफ लाइफ दिए तो यूजुअली 5th हाफ लाइफ पर जो है वो स्टेडी स्टेट आ जाती है। इस तरह का भी कोई एमसीक्यू आ सकता है। सारे एमसीक्यूज वो होंगे जो आपको जो यहाँ पर पढ़ाए गए, जो बताए गए चीजें।
एक्सक्यूज मी मैम, आप म्यूट हैं। आवाज आ रही है अब आपको? यस मैम। अच्छा, नर्वस सिस्टम जो है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो नर्व्स आ गई, क्रेनियल नर्व्स आ गई, उसके अंदर जो है वो स्पाइनल नर्व्स आ गई जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, और उसके अलावा उसके अंदर नर्व गैंग्लियन आ जाएंगे। अगर कोई आपने जैसे एक सिचुएशन देखी, एक आपने फूड खाया, आराम से अपना एक रोड पे जा रहे हैं आप लोग, ठीक है, कोई एक आराम से वहां पे चल रहे हैं, तो आपकी फूड जो खाया उसके डाइजेशन हो रही है, एनर्जी जो है वो कंजर्व हो रही है, स्टोर हो रही है, ठीक है। अब फूड डाइजेशन भी हो रही है, आराम से आप जा रहे हैं, एकदम अचानक कोई ऐसी सिचुएशन देख ली, हॉरिबल सिचुएशन, कोई आपने डॉग देख लिया, कोई लॉइन देख लिया फॉर एग्जांपल, तो अब क्या होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट कैसे होगा? वो ऐसे एक्टिवेट होगा कि पहले तो आप इंटरप्रेट करेंगे कि अच्छा सामने कोई चीज है, ठीक है, आगे देख लें कि सामने कोई चीज है। अब ब्रेन जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो ब्रेन होता है वो इंटरप्रेट करेगा। ब्रेन के अंदर जो है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक लेट्स सपोज आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, ये आपका ब्रेन है, ठीक है, नजर आ रहा है सबको? नजर आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। और नजर आ रहा है? अच्छा, अब ब्रेन का जो ये सेरिब्रम ऊपर का हिस्सा है ना, इसके अंदर डिफरेंट कॉर्टेक्स होते हैं, जैसे ऑडिटरी होता है, इसी तरह विजुअल होता है, देखने का, जो देखेंगे उसको इंटरप्रेट करेगा। इसी तरह यहाँ पर जो होगा मेमोरीज होंगी पुरानी, तो यहीं पर पेन रिसेप्टर्स भी होंगे। अब होता ये है कि जब आपको ये चीज, जैसे आपने बार्किंग सुनी, सबसे पहले आपको एक कुत्ता नजर आ गया, अब सबसे पहले आप उसकी आवाज सुनेंगे, ठीक है, आप जा रहे हैं तो आपको आवाज आएगी कि बार्किंग कर रहा है, और साथ ही आप उसको देख लेंगे। तो आपका जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स होगा, ये जो ऑडिटरी एरिया होगा ब्रेन का, वो देखेगा कि, वो सुनेगा, उसको इंटरप्रीट करेगा कि ये तो कुत्ते की आवाज है। फिर विजुअल कॉर्टेक्स आपको देखेगा और बताएगा कि ये तो कुत्ता है। फिर पुरानी मेमोरीज में अगर हो कि हाँ, आप पहचान लेंगे कि डॉग है, जाहिर आपने देखा हुआ होगा, ठीक है। फिर अगर वो आपको काट गया या आपको टच और पेन के रिसेप्ट भी यहीं पर कॉर्टेक्स होगा जो आपको बताएगा पेन हो रही है, टच हो रही है। अच्छा, अब जो भी स्टिमुलस यहाँ से आ रहा है इनसे, वो इस यहाँ पर आ रही है जो सी शेप है, ये है लंबर रीजन, जहाँ पर सारे ये जा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप ये इंटरप्रेट करेगा जितनी भी सेंस ऑफ स्मेल होती है, ये जितने भी इमोशनल स्ट्रेस वगैरह होती है, वो ये जो है नंबर रीजन वो आपका इंटरप्रेट करता है। अब ये नंबर रीजन जो है, ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये छोटा सा एरिया है जहाँ से आपने ये हाइपोथैलेमस, इसको बताएगा कि ये कौन सा सिस्टम अब एक्टिवेट करना है। अगर तो स्ट्रेस है, ठीक है, जैसे स्ट्रेस है तो कोई इमोशनल स्ट्रेस है, कोई फिजिकल स्ट्रेस है, तो आपका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा? सिंपैथेटिक सिस्टम। अब यहाँ ये जो हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक के भी और सिंपैथेटिक के भी, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं। तो अगर आपको भागना है, स्ट्रेसफुल कंडीशन, एकदम स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गया है, सामने डॉग खड़ा है, ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो लेस हो जाएंगे न्यूरॉन्स, और सिंपैथेटिक जो होंगे ये एक्टिवेट हो जाएंगे, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। यूजुअली दोनों सिस्टम्स आपके एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हो साथ साथ चल रहे होते हैं, लेकिन जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आएगी तो स्पेसिफिकली सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। अब क्या होगा कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो है, अब ये जो है ये इम्पल्सिस देगा, ये जो है यहाँ पर हाइपोथैलेमस जो है
उसका जो सिंपैथेटिक पार्ट होगा हाइपोथैलेमस का, ये वाला, जैसे ये यहाँ से नर्व जाएंगी नीचे, ठीक है। अब ये नर्व क्या करेंगी, ये जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये जाएंगी, ये रफली मैं एक छोटा सा बता रही हूँ। अब ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाएंगी और यहाँ पर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो है वो डिवाइड है। उसमें सर्वाइकल रीजन है, थोरैसिक रीजन है, थोड़ा बड़ा होता है, थोरैसिक है, फिर जो है वो इसके अंदर लंबर रीजन आ जाता है, सैक्रल और कॉग्निजियल। अच्छा, अब जो अब यहाँ पर यहाँ से ये जाएंगी, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है आपका, ठीक है। यहाँ पर थोरैसिक के पास ये सेल बॉडीज पड़ी हुई हैं दोनों तरफ। अब इन सेल बॉडीज से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स एक्टिवेट होंगे। जो ये फाइबर्स एक्टिवेट होंगे ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे, ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है। और यहाँ पर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है ये सारे एक्टिवेट हो गए। अब यहाँ पर बॉडी में गैंग्लियॉन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये इसके यहाँ लेट्स सपोज ये जाएगी, ये यहाँ गैंग्लियॉन पर जाएगी, यहाँ भी गैंग्लियॉन पड़े हुए, यहाँ भी, और यहाँ दूर ये जो प्री वर्टिब्रल गैंग्लियॉन होते हैं, हमारे सारे गैंग्लियॉन पड़े हुए। तो कोई यहाँ चली जाएगी, यहाँ से कोई यहाँ चली जाएगी और कोई यहाँ चला जाएगा। और ये जो प्री सिंपैथेटिक ये डायरेक्ट जो है मेडुला के ऊपर अफेक्ट करेंगे, जो आपका किडनी के एड्रिनल मेडुला होता है, ठीक है। अब जब मेडुला के ऊपर एक्टिवेट कर देगी तो यहाँ से एड्रिनलिन प्रोड्यूस होगा। एड्रिनलिन जो है वो ब्लड के अंदर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर थे, यानी यहाँ गैंग्लियन में आ गए सारे फाइबर। फिर प्री गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं ये फिर जाकर डिफरेंट साइट्स पर आपका नॉर एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस होगा। एपिनेफ्रिन, ये नॉर एड्रिनलिन, ठीक है। तो ये जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स नॉर एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स अगर एड्रिनल मेडुला के अंदर जाएंगे तो एड्रिनलिन प्रोड्यूस करेंगे। अब जब नॉर एपिनेफ्रिन और एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन नॉर प्रोड्यूस हो गई है, एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रिनलिन ये दोनों जाकर फिर क्या करेंगे कि डिफरेंट टारगेट टिश्यूज पर बॉडी के एक्ट करेंगे। जहां जहां पर इनके रिसेप्टर्स होंगे, जिनको एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स कहते हैं, ये वहां जाकर एक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये एक्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि अब जैसे सिंपैथेटिक, अगर आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ है तो अब आईज जो होंगी वो डायलेट हो जाएगा प्यूपल, ठीक है, स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, डिफरेंट ऑर्गन्स पर उसका डिफरेंट इफेक्ट होगा। यहाँ तक कुछ समझ आई है? यस मैम। ठीक है। पहले क्या हुआ था कि एक डॉग सामने नजर आ गया, फिर अब आपका क्या आ गया कि कॉर्टेक्स जो ब्रेन है उसने इंटरप्रेट कर देना है कि डॉग है। किस तरह करना है कि ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, विजुअल कॉर्टेक्स है, उसकी पुरानी मेमोरीज आ जाएंगी। अगर उसको काट दिया या उसको टच किया तो उसे पता चल गया कि पेन और टच की भी उसको इंटरप्रेशन हो जाएगी, यहाँ पर इंटरप्रेट कर देगा। ये वो रीजन है जो कि आपको बताएगा कि अब हाइपोथैलेमस के इम्पल्सेस जाएंगी और हाइपोथैलेमस जो है उसको कहेंगी कि आप जो है वो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर सिंपैथेटिक सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के साथ किस चीज को एक्टिवेट कर रहा है। अगर हाइपोथैलेमस सिंपैथेटिक सिस्टम को ऐसी सिचुएशन में एक्टिवेट करेगा और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा होगी तो थ्रू स्पाइनल कॉर्ड जो होगी नर्व इम्पल्सेस आएंगी डाउनवर्ड। अब ये इम्पल्सेस जो है थोरैसिक और लंबर रीजन के अंदर, थोरैसिक के अंदर जो नर्व निकलती है वो 12 निकलेंगी, T1 से लेकर T12 तक, और लंबर के अंदर भी L2 तक, L1, L2 और L3 नर्व्स निकल जाएंगे। अब ये नर्व्स जो है जाकर सिंपैथेटिक यहाँ गैंग्लियॉन्स पर एक्ट करेंगी, प्री गैंग्लियोनिक
फिर प्री गैंग्लियोनिक गैंग्लियन पर एक्ट करेंगी, फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक यहाँ से नर्व्स निकलेंगी जो डिफरेंट हार्मोन जो है नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करेंगी या फिर एपिनेफ्रिन रिलीज करेंगी, और फिर वो जो है वो आपके ऑर्गन्स के ऊपर अफेक्ट होगा या तो जैसे आई है तो उसका प्यूपल डायलेट हो जाएगा, उसका फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम उस वक्त डाइजेशन की तो जरूरत नहीं होगी, तो वो सिस्टम जो है वो कम हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर उस वक्त उसकी जरूरत नहीं होगी कि यूरिनेशन की जाए, तो वो भी कम होगा। स्केलेटल मसल्स एक्टिवेट होंगे और वो भागना शुरू कर देगा। एक थोड़ा सा बताया हुआ है, बस अगर नहीं भी समझ आए तो स्लाइड्स में जो लिखा हुआ है बस ये कर ले, ये समझ आ जाएगी आपको। नर्वस सिस्टम एक सेंसरी एफरेंट फाइबर्स होते हैं और एक मोटर एफरेंट फाइबर्स होते हैं। सेंसरी फाइबर्स डिवीजन वो होगी एफरेंट डिवीजन जो कि सेंस करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इम्पल्सिस लेकर जाएगा, ठीक है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको इंटरप्रीट करेगा और थ्रू मोटर इफरेंट फाइबर्स वो कहाँ जाएगा, ऑर्गन्स के ऊपर या टिश्यूज के ऊपर जाएगा कि भाई अब ऑर्गन फॉर एग्जांपल अगर स्केलेटल मसल्स पे जाएगा कि भागो, तो वो मोटर डिवीजन जो है वो करेगी डिसाइड। फिर सेंसरी डिवीजन के अंदर सोमैटिक सेंसरी और विसरल सेंसरी आ जाते हैं। सोमैटिक जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होगी और पेन वगैरह कॉन्शियसली जो वो सेंस करेगा वो विसरल सेंसेशन के थ्रू करेगा। सोमैटिक सेंसेशन के थ्रू वो जो है उसकी स्केलेटल मूवमेंट्स होंगी। अच्छा, मोटर सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब मोटर इफेक्ट क्या होगा कि सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन पर इफेक्ट होगा। क्रेनियल नर्व्स का बताया हुआ है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व अराइज करते हैं, ठीक है। जो क्रेनियल नर्व्स होंगी वो 12 होती है और ये ब्रेन से निकलती हैं। स्कल के अंदर ब्रेन पड़ा हुआ है और वहां से नर्व्स निकलती हैं थ्रू सर्टेन ऑरिफिस, फोरामिना छोटे छोटे होल्स होते हैं उनसे निकलेगी। स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स है, ओरिजिनेट इन द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल नर्व्स जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से जो सारे दिखाए थे मैंने, थोरेसिक रीजन था, लंबर रीजन था, सर्वाइकल, सैक्रल, कॉक्सिजियल, इनसे नर्व्स निकली और ये 31 पेयर्स होती हैं, ठीक है। ये आगे डायग्राम भी इसकी दी हुई है। सर्वाइकल रीजन से निकलेगा C1 से C8, 8 पेयर्स निकले, दोनों साइड्स पर निकले इसलिए पेयर्स लिखा हुआ है। बायलेटरली दोनों साइड्स पर होगा। थोरेसिक सेगमेंट, ये थोरेसिक सेगमेंट है T1 से लेकर T12 तक, यहाँ से इम्पल्सेस निकलेगी। फिर लंबर सेगमेंट है L1 से L5 तक, इसमें 5 पेयर्स निकलेंगे। ये टोटल सारे 8 पेयर्स, 12 पेयर्स, 5 पेयर्स, 5 पेयर्स और 1 पेयर ये मिलके जो 31 पेयर्स बना रहे हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से 31 पेयर्स निकलती हैं। यहाँ तक अभी कुछ पूछना हो? नो मैम। No, ma'am. ये जो है नीचे ये ब्रेन का वो सारा पार्ट दिखाया हुआ है, ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, वो ये इस पे ऑडिटरी, विजुअल, मेमोरी सब वो पेन को रिकॉग्नाइज करने के लिए सारे वो सेंटर्स दिखाए हुए हैं। कोई ऑडिटरी है, कोई विजुअल है, ठीक है। इम्पल्सिस यहाँ तक जाएंगी, जब आप डॉग देख लिया है उसको और बार्किंग, डॉग बार्क करेगा तो सुनाई देगा, फिर उसको देखा जाएगा, विजुअल कॉर्टेक्स भी इंटरप्रीट करेगा, तो बेसिकली ब्रेन जो है वो इंटरप्रीट कर रहा है। फिर उसके बाद वो हाइपोथैलेमस को कहेगा कि अब यह सिंपैथेटिक सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट कर दो और पैरासिम्पैथेटिक की स्लो डाउन कर दो उसको। तो जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो उससे फाइबर्स निकलेंगे, ठीक है। सिंपैथेटिक सिस्टम के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें थोरेसिक और लंबर रीजन दो इन्वॉल्व होते हैं, तो ये थोरेको लंबर रीजन की होता है सिंपैथेटिक जो होता है। The autonomic nervous system is subdivided into major subdivisions. Auto classification is based on the anatomic and physiologic grounds. The two subdivisions, एक sympathetic है और दूसरी parasympathetic है। Sympathetic में थोरैको को लंबर यानी थोरेसिक और लंबर, थोरेसिक जहाँ से T1 से लेकर ये सारी T12 तक सारी नर्व्स निकलेंगी,
ठीक है, और नंबर के अंदर L1, L2 और L3, समटाइम्स L3 निकलती है, समटाइम्स L2 तक ही रहती है, जो कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स को एक्टिवेट करती है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स गैंग्लियन तक जाएंगे और गैंग्लियन से वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हो जाएंगे। अच्छा, अब जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो डिफ्यूज्ड होता है। ये नहीं होता कि मेरा एक बाजू जो है उसका सिस्टम एक्टिवेट हो गया, बाकी बॉडी का नहीं होगा। वजह ये होती है, सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होगा, एक तो ये कि गैंग्लियंस जो है उसके अंदर से फाइबर दूसरे गैंग्लियन में भी जा रहे हैं, फाइबर सारी जगह फैल रहे हैं। ठीक है, तो जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो डिफ्यूज्ड होता है, ये नहीं कि एक साइड पर एक्टिवेट हो गया। और दूसरा ये कि सिंपैथेटिक सिस्टम में जो मिडल्ला था, एड्रिनल मिडल्ला, वो एड्रिनलिन रिलीज कर रहा था, अब वो ब्लड के थ्रू हर जगह जाएगा, तो सिंपैथेटिक सिस्टम ऑल ओवर द बॉडी आपका एक्टिवेट हो जाएगा, सिर्फ एक साइड पर ही एक्टिवेट होगा थोड़ा सा, पूरे बॉडी में जो है सिंपैथेटिक सिस्टम सारा एक्टिवेट हो जाएगा। ब्लड के थ्रू एड्रिनलिन जो प्रोड्यूस हुआ है ब्लड के थ्रू सारी जगह पे बॉडी में जाएगा, सर्कुलेट करेगा। द ऑटोनॉमिक सिस्टम, अच्छा ये बताया हुआ है कि थोरेको लंबर रीजन होता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है उसमें दो इन्वॉल्व होती है, क्रेनियल और सैक्रल। ये जो क्रेनियल नर्व्स ऊपर से ब्रेन के निकलेंगी ये वाली, और सैक्रल रीजन में जो होंगी सैक्रल नर्व्स नीचे से, ये S1, S2, S3, S4, S5, ये जो 5 पेयर्स है। सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड की सैक्रल सेगमेंट एक्टिवेट होगा, और क्रेनियल नर्व्स ये पैरासिम्पैथेटिक में। पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेशन होता है उसमें। The postganglionic neurons send their axons directly to the effector organ. अब पोस्ट गैंग्लियन जो थे वो कहाँ पर जाते हैं, अपने effectors के organ के ऊपर। effector organ के ऊपर adrenergic receptors होंगे, जहाँ पे जाकर वो अपना एक्शन दिखाएंगे। जहाँ जहाँ adrenergic receptors होंगे वहाँ वहाँ जाएंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स, ग्लैंड कंट्रोल करेगा हार्ट रेट को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जीआई ट्रैक्ट को, ब्लैडर, आईज एंड ग्लैंड्स, ये सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी होता है, उसमें स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं। ऑल आर इंक्लूडेड इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्सेप्ट स्केलेटल मसल्स दैट आर वॉलंटरी एंड दैट आर इंक्लूडेड इन योर सोमैटिक सिस्टम। सोमैटिक वॉलंटरी होगा, पर्सन हैज कंट्रोल, फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल्स, इसमें जो है वो बंदे का कंट्रोल होता है अपने मसल्स के ऊपर। अब ये इफेक्ट दिखाए हुए हैं, पोस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियन जो थे जब गई हैं उनका इफेक्ट दिखाया है डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स के ऊपर। अब ये जैसे नॉर एपिनेफ्रिन वो रिलीज कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो मेडुल्ला एपिनेफ्रिन भी रिलीज कर रहे हैं, ये देखें एड्रिनल मेडुल्ला से एपिनेफ्रिन रिलीज कर रहे हैं, और दूसरा ये सिंपैथेटिक नॉर एपिनेफ्रिन, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो है वो नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करेंगे, और जो एपिनेफ्रिन है वो एड्रिनल मेडुल्ला रिलीज करेगा, ये ब्लड के थ्रू जाएगा, डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा। और इस ये जो होगा नॉर एपिनेफ्रिन, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जहाँ तक आए हैं तो ये फॉरन ये ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, ये वो सारी डायग्राम है जो एक्सप्लेन की है। इसमें ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो है ये इसका वो लंबर रीजन है जो हाइपोथैलेमस को यहाँ पर एक्टिवेट करेगा कि सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करे। ठीक है, ये सारे ऑडिटरी होगा यहाँ पर विजुअल, ऑडिटरी और ये सारे हैं, यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड, लंबर, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिजियल, ये सारे हैं। तो ये जो है इसके थ्रू ये फिर यहाँ पर जो है वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है, ये गैंग्लियन पड़े हुए हैं, और गैंग्लियन से फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे, और ये फिर डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज पर इफेक्ट कर रहे हैं। स्लाइवा जाहिर है जब डॉग देख लेंगे तो आपका स्लाइवी सिक्रीशंस कम हो जाएगी, मुंह खुश्क हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ब्लड ज्यादा हार्ट की तरफ मूव करना शुरू करेगा, पेरिस्टाल्टिक और सिक्रीशंस जीआईटी मूवमेंट्स कम हो जाएंगी, ग्लाइकोजन ग्लूकोज प्रोडक्शन हो जाएगी, और यूरिनेशन की जरूरत है तो वो इनहिबिट हो जाएगा। इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक जो है वो उसके ऑपोजिट एक्शन होना शुरू हो जाएगा।
पैरासिम्पथेटिक में हार्ट रेट क्या होता है, कम होता है, लेकिन जब स्ट्रेस वाली सिचुएशन देखे, इमोशनल स्ट्रेस हो, फिजिकल स्ट्रेस हो, फाइट फ्लाइट फ्लाइट वाली सिचुएशन हो, तो ये एक्टिवेट हो रहा है सिस्टम। दूसरा जो है वो रिलैक्सिंग होता है, वो कम हो जाते हैं। इसमें ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन है, हार्ट रेट को डिक्रीज रखता है पैरासिम्पथेटिक, और इसमें जो पैरास्टाल्टिक मूवमेंट्स होती है, डाइजेशन होती है, यूरिनेशन वगैरह होती है। समझ आई यहाँ तक? Yes, ma'am. अब आपकी ये थोड़ा सा अगली दफा पढ़ लीजिएगा, ये आगे से यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। इतना ज्यादा है नहीं, ये देखिए पैरासिम्पथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट, और सिंपथेटिक फायर फाइट एंड फ्लाइट। फिर जो इस पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। पैरासिम्पथेटिक के अंदर जो है वो आउटसाइड द ब्रेन जितना कुछ पड़ा हुआ है ये सब पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में आ जाता है। ये जो क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व सब जाके ये पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में आ जाता है। फिर उसके बाद है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट जो है वो इम्पल्सिस को लेकर जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ताकि वो इंटरप्रीट करे, और इफरेंट ई से आते हैं अफेक्टर ऑर्गन, ई फॉर अफेक्टर और ई फॉर एफेरेंट। तो एफरेंट जो है नर्व इम्पल्सिस वो अफेक्टर ऑर्गन तक जाएगा। फिर इनकी ब्रांचेस है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ये बताया हुआ है कि आई जो होगी उसका सिंपैथेटिक में डायलेट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बस यहाँ तक ये फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्सडे को, कमिंग थर्सडे को टेस्ट होगा और आपका 4th लेक्चर तक अब्जॉर्प्शन तक होगा, ठीक है। ओके मैम। उसमें अगर 10 MCQs होंगे तो आप लोग को 15 मिनट्स मिलेंगे, और अगर 15 MCQs हुए तो 20 मिनट्स होंगे, ठीक है। ओके मैम। थैंक यू जी, ओके। अल्लाह हाफिज़ मैम।